नमस्कार, मैं सूरज वर्मा। आज एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार कैरियर टीवी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, बिहार यूपीएससी के निरंतर 50 क्वेश्चन की सीरीज चलती है। उसी श्रृंखला में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था कि यह प्रसाद मानव की कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है। तो किसने कहा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद है उसके बारे में यह किसने कहा था कि यह मानव कृति नहीं है वरन यह देवों द्वारा निर्मित है, इसका निर्माण देवों द्वारा किया गया है, यह मानव की कृति नहीं है। तो किसने कहा था? ए फेनसांग ने कहा था, फाहियान ने कहा था, मेगास्थनीज ने कहा था या चाणक्य ने कहा था? तो किसने कहा था? ऑप्शन बी, फाहियान ने कहा था। बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया? तो जो गया, बिहार का एक जिला गया है, उसके निकट जो बराबर की पहाड़ियां हैं उसमें आजीवकों को के रहने के लिए किस शासक ने वहां पर गुफाओं का निर्माण करवाया? तो किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, दशरथ ने करवाया था, अशोक ने करवाया था, बिंदुसार ने करवाया था? तो किसने करवाया था? ऑप्शन सी, अशोक ने करवाया था। किसने करवाया? अशोक ने गुफाओं का निर्माण करवाया। क्यों करवाया? आजीवकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया। कहां पर? बराबर की पहाड़ियों में बनवाया। अगला क्वेश्चन, गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? दूसरी एक गुफा पहाड़ी है गया में ही, तो उसमें जो पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम क्या है? नागार्जुन पहाड़ी। तो उस नागार्जुन पहाड़ी की जो सबसे प्रसिद्ध गुफा है तो उसका नाम क्या है? गोपी गुफा। जो गोपी गुफा सबसे प्रसिद्ध गुफा है तो उसका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, बिंदुसार ने करवाया या दशरथ ने करवाया था? किसने करवाया था? ऑप्शन डी, दशरथ ने निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? दशरथ ने करवाया था। यहाँ पर जो अशोक है, इन्होंने कहां पर, कौन सी पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ी में। बराबर की पहाड़ियों में किस लिए निर्माण करवाया था? तो आजीवकों के लिए। किस लिए? आजीवकों के लिए। आजीवकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया। और कहां पर करवाया? बराबर की पहाड़ियों में करवाया था। और जो नागार्जुन की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी, जो नागार्जुन की पहाड़ी है उसकी जो सबसे प्रसिद्ध गुफा गोपी गुफा है, उसका निर्माण किसने करवाया? तो उसका निर्माण करवाया था दशरथ ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन चामर ग्रहणी अच्छी प्राप्त हुई? मौर्य काल के समय की जो चारण ग्रहणी है वो कहाँ, जो चारण ग्रहणी अच्छी जो है वो कहां से प्राप्त हुई? तो कहां से प्राप्त हुई? दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई, वैशाली में प्राप्त हुई, बसाढ़ में प्राप्त हुई या सारनाथ में प्राप्त हुई? तो कहां पर प्राप्त हुई? ऑप्शन ए, दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुआ? मौर्यकालीन समय की चामर ग्रहणी अच्छी कहां से प्राप्त हुई? दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई? तो बिहार का वह कौन सा स्थान है जहां पर मौर्य काल में बनी हुई जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा मिली? तो कहां से मिली? बिहार के किस स्थान से उन प्रतिमा को पाया गया? तो कहां पाया गया? सोनपुर में, लोहानीपुर में, बसाढ़ में, भागलपुर में। तो कहां पर पाया गया उन प्रतिमा को? कौन सी प्रतिमा को? मौर्य काल में बनी जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई? तो लोहानीपुर पटना से प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन, अगला है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया था? तो पाटलिपुत्र की सुंदरता का वर्णन और उसके निर्माण का वर्णन किसने किया? सेल्यूकस ने किया था, मेगास्थनीज ने किया था, चाणक्य ने किया था, जस्टिन ने किया था? तो किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। किसका वर्णन किया? सुंदरता का वर्णन, सुंदरता का वर्णन, निर्माण का वर्णन, निर्माण का वर्णन जो किया उसको किस पुस्तक में किया? तो किस पुस्तक में किया था? इनकी पुस्तक थी इंडिका। क्या थी? इंडिका। उस पुस्तक में इन्होंने पाटलिपुत्र की सुंदरता का वर्णन और उसके निर्माण का वर्णन किया था। किसने किया था? तो किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। अगला क्वेश्चन,
पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई या बनाया? तो जो पाटलिपुत्र है उसको सर्वप्रथम या सबसे पहले किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी? किसने बनाया? कनिष्क ने बनाया, अशोक महान ने बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनाया? तो किसने बनाया था सबसे पहले? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई। किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? जब अशोक का शासनकाल चल रहा था तो उस समय जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया तो किस स्थान पर किया गया? तो किस स्थान पर किया गया? मगध में किया गया, पाटलिपुत्र में किया गया, समस्तीपुर में किया गया, राजगृह में किया गया। तो कहां पर किया गया? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में किया गया। कौन सी बौद्ध संगीति थी? तो थर्ड बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? अशोक के शासनकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस या टालामी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो कौन सा राजदूत था? डियानीसियस नामक जो राजदूत था वो पाटलिपुत्र कब पहुंचा? वो या किसके शासन में पहुंचा था? किसके शासन में आया था? अशोक के शासनकाल में आया था, बिंदुसार के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था या इनमें से किसी के शासनकाल में नहीं आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। कौन आया था बिंदुसार के शासनकाल में? डियानीसियस। कौन आया था? डियानीसियस नाम का एक राजदूत आया था। कौन आया था? डियानीसियस नाम का एक राजदूत आया था। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र आया? बिंदुसार के शासनकाल में पाटलिपुत्र आया था। जो डियानीसियस था कहां का रहने वाला था? तो मिस्र का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? मिस्र का रहने वाला था। इसको किसने भेजा था? तो टालामी द्वितीय ने भेजा था। किसने भेजा? टालामी सेकंड ने इसको भेजा था। किसको भेजा था? डियानीसियस को भेजा था। और यह पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में पहुंचा? तो बिंदुसार के शासनकाल में पहुंचा था। अगला क्वेश्चन क्या है? किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र का उपनाम धारण किया था? किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र का उपनाम धारण किया था? किसके अनुसार किया था? ए विलियम जोन्स के अनुसार, प्लूटार्क के अनुसार, जस्टिस के अनुसार या स्ट्रैबो के अनुसार? तो किसके अनुसार पाटलिपुत्र का उपनाम धारण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो किसके अनुसार, किस विद्वान के अनुसार किया था? तो स्ट्रैबो नामक विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र का उपनाम धारण किया था। किसके अनुसार? तो स्ट्रैबो के अनुसार। अगला क्वेश्चन क्या होगा? यूनानी दूत डिमालिस्क का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? यूनानी दूत जो था डिमालिस्क का आगमन भारत में नहीं मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो किसके दरबार में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। तो किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन बी बिंदुसार के शासनकाल में आया था। कहां का आया कौन आया था? तो डिमालिस्क डिमालिस्क था वो किसके शासनकाल में आया? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया। कहां पर आया? मगध में आया। और यह कहां का रहने वाला था? तो यह यूनान का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। यह कहां का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। कौन? डिमालिस्क किसके शासनकाल पर वहां शासनकाल में मगध पहुंचा? बिंदुसार के शासनकाल में पहुंचा। और यह कहां का रहने वाला था? तो यूनान का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया? तो वह कौन सा है स्तंभ? देखते हैं। मास्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रुम्मिनदेई स्तंभ, ऑप्शन सी केन स्तंभ, ऑप्शन डी भाब्रू
स्तंभ। तो कौन सा स्तंभ है? ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। इसमें क्या किया है? अशोक ने क्या किया? अशोक ने अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया या सम्राट बताया, को मगध का सम्राट बताया। क्या किया? मगध का सम्राट बताया। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? किस स्तंभ में बताया? तो भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय ग्रह के रूप में किया था? तो बराबर की जो पहाड़ियां थी उसमें जो गुफाएं बनवाई गई अशोक के द्वारा, तो उसको आश्रय ग्रह के रूप में किसने प्रयोग किया? तो उसका उपयोग आश्रय ग्रह के रूप में किसने किया था? आजीवकों ने किया था, थारुओं ने किया था, जैनों ने किया था, या तांत्रिकों ने किया था? तो किसने किया था? आजीवकों ने किया था। किसके लिए किया? किसने किया था? आजीवकों ने किया था। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण इन गुफाओं का किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अशोक ने किसके लिए करवाया था? आजीवकों के लिए करवाया। आजीवकों के लिए करवाया था। या कहां पर जो गुफा है कहां पर स्थित है? तो बराबर की पहाड़ियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अशोक की राजधानी कहां थी? अशोक की जो राजधानी थी वह कहां थी? पाटलिपुत्र में थी, सांची में थी, वाराणसी में थी, या उज्जैनी थी? तो क्या था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। अशोक की जो राजधानी थी वह क्या थी? पाटलिपुत्र ही थी। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? यह किसने कहा? मौर्य काल में पाटलिपुत्र का जो प्रशासन था वह 30 नागरिकों के द्वारा संचालित किया जाता था और उसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियां बनी हुई थी। यह कथन किसने कहा था? तो किसने कहा? चाणक्य का है, या डिमाक्लिसस का है, या मेगास्थनीज का है, या फाहियान का है? तो किसका यह कथन है? तो मेगास्थनीज का यह कथन है। मेगास्थनीज ने क्या कहा था कि पाटलिपुत्र का जो प्रशासन था उसको 30 नागरिकों के द्वारा चलाया जाता था और उसमें 5-5 नागरिकों की 6 समितियों का संगठन किया गया, या 5-5 नागरिकों की 5-5 नागरिकों की या 5-5 नागरिकों के द्वारा उनकी समितियों का गठन किया गया, या 5-5 नागरिकों की 6 समितियों का गठन किया गया या बनाई गई। अगला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या है? मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मौर्य प्रशासन जो है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। यह केंद्रीयकृत है, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी? तो क्या था? यह केंद्रीयकृत था, करों का बोझ भी अधिक था और प्रशासन तंत्र जो था इनका वो भी कठोर था। तो इसलिए क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक के स्तंभों में कौन सा कथन सही है? जो इस अशोक के स्तंभ हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? ए, उसने धर्म विजय की नीति अपनाई। बी, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किया। सी, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या हुआ? उसने धर्म विजय की नीति भी अपनाई थी, और उसने धर्म विजय की नीति भी अपनाई। किसने अपनाई? अशोक ने अपनाई। और उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, ये भी सही है। और उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए,
तो ये तो बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नामपीय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? किस शासक ने अपने आप को देवनामपीय कहा था? किसने कहा था? अजातशत्रु ने कहा था, अशोक ने कहा था, कालाशोक ने कहा था, या कनिष्क ने कहा था? तो किसने कहा था? अजातशत्रु ने नहीं कहा था, अशोक ने कहा था, तो क्या होगा, ऑप्शन बी अशोक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, धम्म महामत के कार्य थे। जो धम्म महामत था उनके क्या कार्य थे? तो उनके क्या कार्य थे? ए, धम्म गीत का क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय, उपयुक्त सभी। तो जो धम्म महामत था उसके क्या कार्य थे? तो उसका था धम्म नीति या क्रियान्वयन, या लोगों के बीच दान का वितरण, ये भी था, और जन कल्याण के उपाय भी थे। तो क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक के कार्य थे। मौर्यकालीन जब प्रशासक था तो उसमें राजूक के कार्य क्या थे? तो राजूक के कार्य क्या थे? ए, न्यायिक कार्य था, ग्रामीण प्रशासन था, राजस्व का विभाग था, डी उपयुक्त सभी थे। तो क्या था, न्यायिक भी था, ग्रामीण प्रशासन भी था, और राजस्व का विभाग भी था। तो क्या होगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा, न्यायिक भी था प्रशासन, और ग्रामीण प्रशासन भी था, राजस्व का विभाग भी था। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? तो कौटिल्य है, पाणिनि है, उपव्रत है, या उपयुक्त सभी। तो मौर्यकालीन के जो विद्वान थे उनमें से किसका नाम आता है? तो कौन है? तो कौन है? ऑप्शन ए कौटिल्य। इनका दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। चाणक्य, और एक नाम क्या है इनका? विष्णुगुप्त। चाणक्य के कितने नाम थे? चाणक्य के 3 नाम थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो मौर्यकालीन विद्वानों में किसका नाम आता है? ऑप्शन ए कौटिल्य का नाम आता है। अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। मौर्यकालीन की जो स्थापना हुई उसमें उसका सुंदर उदाहरण क्या है? तो उसका सुंदर उदाहरण क्या होगा? पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, बी देदारगंज की पय्यच्छी, सी बराबर की गुफाएं, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष भी थे, और देदारगंज की अच्छी भी थी प्राप्त हुई, और बराबर की गुफाएं भी बनाई गई। कब बनाई गई? मौर्यकालीन प्रशासन में ही बनाई गई थी। तो क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है। अशोक की जो धम्म नीति की जानकारी है वह हमें कहां से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए द्वितीय स्तंभलेख से प्राप्त होती है, 7वें शिलालेख से प्राप्त होती है, द्वादश शिलालेख से प्राप्त होती है, या उपयुक्त सभी से प्राप्त होती है। तो कहां से प्राप्त होती है? अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है, द्वितीय स्तंभलेख से भी मिलती है, 7वें शिलालेख से भी मिलती है, और द्वादश शिलालेख से भी मिलती है। तो क्या होगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन इनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान को के अंतर को स्पष्ट किया गया है? अशोक का जो ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें उनके दान और धम्म दान दोनों का अंतर स्पष्ट किया गया है? तो किसमें किया गया है? द्वितीय स्तंभलेख में किया गया है, 7वें स्तंभलेख में किया गया है, ऑप्शन सी 9वें स्तंभलेख में किया गया है, ऑप्शन डी द्वादश अभिलेख में किया गया है। तो किसमें किया गया है? इनकी दान और इनके धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किस अभिलेख में किया गया है? तो किस अभिलेख में किया गया है? ऑप्शन सी 9वें अभिलेख में किया गया है। क्या किया गया?
क्या किया गया है? दान और धम्म दान का अंतर, दान का अंतर स्पष्ट किया गया है। क्या किया गया है? धम्म दान का अंतर स्पष्ट किया गया है। किसमें किया गया है? नवम शिलालेख में किया गया है। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ तो उसमें कौन सा कारण शामिल नहीं है? इसमें से 3 कारण जो है वो शामिल हैं, एक कारण शामिल नहीं है, तो वो कौन सा कारण है? देखते हैं। विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक, सी आर्थिक संकट, डी प्रांतीय विद्रोह। तो जब अशोक के साम्राज्य का पतन हुआ तो उसमें कौन कौन से कारण नहीं, कौन कौन से कारण थे? तो कौन कौन से कारण थे? विदेशी आक्रमण भी था, अयोग्य शासक भी था और प्रांतीय विद्रोह भी था। तो कौन सा एक कारण बचा? तो बचा आर्थिक संकट, जो कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। तो क्या था? आर्थिक संकट जो है वो मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण नहीं था। विदेशी आक्रमण भी था, अयोग्य शासक भी था और प्रांतीय विद्रोह भी था। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? आर्थिक संकट जो है मौर्य साम्राज्य के पतन में उसका मुख्य कारण नहीं था या कोई कैसा भी कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? मौर्य वंश के बाद मगध के शासन पर किस वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ? तो क्या होगा? कण्व वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश या शक वंश। तो कौन सा वंश होगा? तो होगा शुंग वंश। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ। कहां पर स्थापित हुआ? मगध में स्थापित हुआ। कहां पर स्थापित हुआ? तो मगध पर स्थापित हुआ। किस वंश के बाद हुआ? तो मौर्य वंश के बाद। मौर्य वंश के बाद किसका हुआ? शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश का संस्थापक था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ए पुष्यमित्र था, बृहद्रथ था, वासुमित्र था या देवभूमि था? तो कौन था शुंग वंश का संस्थापक? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र जो था वो कौन था? शुंग वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? किस शुंग शासन ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने या खत्म करने का प्रयत्न किया था? तो किसने किया था? किस शासक ने किया था? वो किस वंश का शासक था? शुंग वंश का शासक था। तो कौन था? वसुज्येष्ठ था, अग्निमित्र था, पुष्यमित्र था या देवभूति था? तो कौन था? ऑप्शन सी पुष्यभूति था। पुष्यभूति शुंग वंश का ऐसा शासक था जिसने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार का 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया था। किसने किया था? पुष्यमित्र ने। और शुंग वंश की स्थापना किसने की? इसी ने की थी। शुंग वंश की स्थापना शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र ने ही की थी। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन में हुआ था? जब पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ उस समय वहां पर किसका शासन था? किस वंश का शासन था वहां पर? तो किस वंश का शासन था? कण्व वंश का था, मौर्य वंश का था, नंद वंश का था या शुंग वंश का था? तो किस वंश का था? ऑप्शन डी शुंग वंश के शासन में यवन डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ। कहां पर हुआ? पाटलिपुत्र पर हुआ। तो उस समय वहां पर किसका शासन था? शुंग वंश का शासन चलता था। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ? जब पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ तो कब हुआ? 185 ईसा पूर्व, 158 ईसा पूर्व, 158 ईस्वी में
185 ईस्वी में। तो पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? तो पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ। कहां हुआ? पाटलिपुत्र पर आक्रमण हुआ था। उस समय किसका शासन, किस वंश का शासन था? तो शुंग वंश का शासन चलता था। अगला क्वेश्चन, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। मगध में जो प्रथम ब्राह्मण राज्य किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? देवभूत ने किया था, अग्निमित्र ने किया था, पुष्यमित्र ने किया था, या वासुदेव ने किया था? मगध पर सबसे पहले ब्राह्मण राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? पुष्यमित्र ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र ने। किस वंश की स्थापना की? तो शुंग वंश की स्थापना की थी। किस वंश की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने किया था? पुष्यमित्र ने किया था। तो मगध पर सबसे पहली बार ब्राह्मण राज्य स्थापित करने वाला शासक कौन है? तो पुष्यमित्र है। किस वंश से किया? तो शुंग वंश से किया था। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? जब शुंग वंश का पतन हो गया तो उसके बाद मगध की गद्दी पर किस वंश का किस वंश की स्थापना हुई या किस वंश का शासन स्थापित किया गया? कहां पर किया गया? मगध की गद्दी पर किया गया। कब? शुंग वंश के पतन के बाद। तो देखते हैं, कुषाण वंश होगा, लिच्छवी वंश होगा, काण्व वंश होगा, या गुप्त वंश होगा? तो कौन सा वंश होगा? काण्व वंश हो जाएगा। किसके बाद? शुंग वंश के पतन के बाद। शुंग वंश के पतन के बाद। पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई? काण्व वंश की स्थापना हुई। कहां पर हुई? मगध में। कहां पर? मगध पर हुई स्थापना। किसकी हुई? काण्व वंश की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, काण्व वंश का संस्थापक कौन था? जब काण्व वंश की स्थापना हुई तो उसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक कौन था? देखते हैं। देवभूत था, पुष्यमित्र था, अग्निमित्र था, वासुदेव था। तो कौन था काण्व वंश का संस्थापक? काण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। किस वंश का संस्थापक था? काण्व वंश का। किसका? काण्व वंश का। और पुष्यमित्र किसका था? शुंग वंश का संस्थापक था। किस वंश का था? पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, काण्व वंश की सत्ता समाप्त की। काण्व वंश की जब सत्ता समाप्त हुई तो किसने समाप्त की थी? ए आंध्र सातवाहनों ने, गुप्तों ने, कुषाणों ने, उपयुक्त में किसी ने नहीं समाप्त की। तो कुषाण वंश की सत्ता किसने, सॉरी, काण्व वंश की सत्ता किसने समाप्त की थी? तो किसने समाप्त की थी? ऑप्शन ए, आंध्र सातवाहनों ने समाप्त की थी। किस वंश की सत्ता समाप्त किया? तो काण्व वंश की सत्ता समाप्त किया। किसने किया? आंध्र सातवाहनों ने किया। अगला क्वेश्चन, काण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? काण्व वंश के बाद पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था? तो किस वंश के राजा थे जिन्होंने काण्व वंश के बाद पाटलिपुत्र पर शासन किया था? तो किस वंश के थे? सूत्र वंश के थे, मित्र वंश के थे, काकाटक वंश के थे, गोत्र वंश के थे? तो किस वंश के थे? ऑप्शन बी, मित्र वंश के राजाओं ने किया था। क्या किया था? काण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए शासन किया था। किसने? मित्र वंश ने किया था। अगला क्वेश्चन, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? शुंग कला जो थी उसके उत्कृष्ट के नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? किस स्थान से प्राप्त होते हैं? देखते हैं। कैमूर से प्राप्त होते हैं, समस्तीपुर से मिलते हैं, बोधगया से मिलते हैं, सिवान से मिलते हैं। तो कहां से मिलते हैं? ऑप्शन सी, बोधगया से मिलते हैं। क्या मिलता है? शुंग कला के उत्कृष्ट, शुंग कला के उत्कृष्ट, शुंग कला के उत्कृष्ट कहां से मिलते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोधगया से मिलते हैं। क्या मिलता है? शुंग कला के उत्कृष्ट मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रथम प्राश्य दिया था?
कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस विद्वान को अपने दरबार में पहला प्राश्रय दिया था? किसको दिया था? मथर को दिया था, वासुमित्र को दिया था, पार्थ को दिया था या अश्वघोष को दिया था? तो किसको दिया था? कनिष्क ने सबसे पहले पाटलिपुत्र के अश्वघोष को अपने दरबार में सबसे पहले प्रश्रय दिया था। किसको दिया था? कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को? तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र के अश्वघोष को दरबार में प्राश्रय दिया था। अगला क्वेश्चन, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही तरीका। तो ये क्या है? मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? पहला क्या है? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और काल वंश। अगला है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, काल वंश और शुंग वंश। अगला है काल वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। ऑप्शन डी है शिशुनाग, हर्यक, नंद, मौर्य, शुंग और काल। तो क्या होगा? तो मगध पर शासन करने वाले राजवंश कैसे हम लोग याद रखेंगे? पहला क्या है? हर्यक। पहला कौन सा वंश था मगध पर? तो पहला था हर्यक। तो इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें पहला काल है और इसमें पहला शिशुनाग। तो ऐसे हमारे जो दो ऑप्शन है वो तो ऐसे ही कट गए। और जो मगध का सबसे अंतिम वंश था वो कौन सा था? तो काल वंश था। कौन सा था? काल वंश था। तो किसमें है? ऑप्शन एक में काल वंश है और इसमें शुंग। तो इसलिए इसमें लास्ट में शुंग नहीं है। तो क्या होगा? ऑप्शन बी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? सबसे पहले था हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश और फिर काल वंश की स्थापना हुई। कहां पर हुई? मगध पर हुई। मगध पर शासन करने वाले वंश राजवंश कौन कौन से थे? तो हर्यक वंश था, फिर शिशुनाग वंश था, उसके बाद नंद वंश की स्थापना हुई, फिर मौर्य वंश आया, फिर शुंग वंश आया और फिर काल वंश आया। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। शुंग वंश की राजधानी थी, जो शुंग वंश था मगध साम्राज्य पर जो शुंग वंश था उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी क्या थी? सियालकोट था, राजगृह था, मथुरा था या पाटलिपुत्र था? तो क्या था? ऑप्शन डी पाटलिपुत्र था। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? तो शुंग वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी। क्या थी? पाटलिपुत्र ही थी। अगला क्वेश्चन, काल वंश की राजधानी क्या थी? जो काल वंश था मगध का सबसे अंतिम वंश था काल वंश, उसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी, पाटलिपुत्र थी, कन्नौज थी, प्रतिष्ठान थी? तो क्या था? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र थी। क्या था? पाटलिपुत्र। काल वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र ही रही। अगला क्वेश्चन, कलिंग शासक खारवेल के मगध पर आक्रमण किया था। तो खारवेल जो था कलिंग का शासक का खारवेल जो था उसने मगध पर आक्रमण कब किया था? तो मगध पर कब आक्रमण किया था देखते हैं। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, ऑप्शन बी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, ऑप्शन सी पहली शताब्दी ईसवी के अंत में, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो क्या होगा? कलिंग के खारवेल शासक ने जब मगध पर आक्रमण किया तो कौन सी सदी थी? तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व का अंत था। क्या था? पहली ईसा पूर्व सदी के अंत में उन्होंने क्या किया? कलिंग के शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया। कब किया? पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में किया था। अगला क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था? जो कलिंग का नरेश खारवेल था उसने कहां से कीमती उपहारों को प्राप्त किया था? तो कहां से प्राप्त किया था? अंग व मगध से प्राप्त किया था, विदेह व शाक्य से प्राप्त किया, अंग व विदेह? ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो जो कलिंग का शासक खारवेल था उसने कीमती जो उपहार प्राप्त किए वो कहां से प्राप्त किए थे? तो प्राप्त किए थे ऑप्शन ए अंग और मगध से। कहां से प्राप्त किए थे? अंग और मगध से प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। कुषाण साम्राज्य के बाद संभवतः मगध पर किसका शासन रहा? तो किसका शासन रहा? सातवाहनों का शासन रहा, लिच्छवियों का शासन रहा, चेदियों का शासन रहा या मित्रों का शासन रहा? तो किसका शासन रहा था? लिच्छवियों का शासन रहा था। कब शासन रहा था?
कुषाण साम्राज्य का जब पतन हो गया तो उसके बाद मगध पर लिच्छवियों का शासन चला। किसका चला? ऑप्शन बी, लिच्छवियों का शासन चला। अगला क्वेश्चन, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? जो गार्गी संहिता है उसमें पाटलिपुत्र पर जब यवनों का आक्रमण हुआ उसमें उसका उल्लेख किया गया है। तो इसका जब आक्रमण हुआ, गार्गी पाटलिपुत्र पर जब यवनों का आक्रमण हुआ तो उस समय वहां पर किसका शासन था? तो किसका शासन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था, वासुदेव का शासन था, पुष्यमित्र का शासन था या धनानंद का शासन था? तो उस समय किसका शासन था? ऑप्शन बी सी, पुष्यमित्र शुंग का शासन था। किसका शासन था? पुष्यमित्र शुंग का शासन था। कब शासन था? जब यवनों द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया तो उस समय वहां पर पाटलिपुत्र में पुष्यमित्र शुंग का शासन चलता था। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्राच्य देने वाला शासक कौन था? सुप्रसिद्ध बौद्ध वैज्ञानिक जो थे, एक जो अश्वघोष थे वो एक बौद्ध वैज्ञानिक थे। उनको सबसे पहले प्राश्रय देने वाला पहला शासक कौन था? तो कौन था? अशोक था, कनिष्क था, हर्षवर्धन था, देवपाल था। तो कौन था? ऑप्शन बी, कनिष्क था। कनिष्क ने क्या किया? बौद्ध विद्वान अश्वघोष को सबसे पहले प्राश्रय दिया था। किसने दिया था? कनिष्क ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनका राज्याभिषेक कहां पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ, बनारस में हुआ, कन्नौज में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो उनका राज्याभिषेक जो हुआ कहां पर हुआ? तो कहां पर हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां पर हुआ? पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहां हुआ? ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ। इलाहाबाद में नहीं हुआ, बनारस में भी नहीं हुआ और कन्नौज में भी नहीं हुआ। तो कहां हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। जब चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक हुआ और उसी दिन गुप्त वंश की स्थापना हुई तो वह कौन सा सन था या कौन सी ईस्वी थी? तो क्या था देखते हैं। 230 ईस्वी, 320 ईस्वी, 320 ईसा पूर्व, डी 300 ईस्वी। तो क्या था? जब पाटलिपुत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय क्या था? तो क्या था? ऑप्शन बी 320 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक? ऑप्शन बी 320 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के से विवाह किया था? किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया था? किस शासक ने शादी की थी? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी किस शासक ने की थी? तो किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी, समुद्रगुप्त ने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी या बिंबिसार ने की थी? तो किसने किया था? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। क्या किया था? राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया था। यह जो राजकुमारी कुमार देवी थी या कहां की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी की राजकुमारी थी। इनसे शादी किसने की? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम ने इनसे शादी की थी। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त ने प्रथम ने जब 320 ईस्वी में महाधिराज की उपाधि धारण की तो उनको यह उपाधि कहां पर दी गई? तो उनको यह उपाधि जो दी गई कहां पर दी गई? पाटलिपुत्र में, इलाहाबाद में, उज्जैन में, लिच्छवी में। लिच्छवी में नहीं दी गई, उज्जैन में भी नहीं दी गई, इलाहाबाद में भी नहीं दी गई। तो कहां पर दिया गया? जो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र में ही इनको महाराजाधिराज की उपाधि दी गई। किसको दी गई? चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई। कब दी गई? 320 ईस्वी में दी गई। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र शासक कहा था? किसने कहा था? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या अजातशत्रु ने? किसने कहा था? ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त ने कहा था। क्या कहा था? लिच्छवी दोहित्र, स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था। और इनको क्या कहा जाता है?
भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। और समुद्रगुप्त ने क्या स्वयं को क्या कहा था? लिच्छवियों का दोहित्र भी कहा था। किसने कहा था? समुद्रगुप्त ने कहा था। आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।